एफआईआर एक ऐसा कॉमन शब्द जिसे हम अक्सर अपनी जिंदगी में सुनते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर आम आदमी तक किसी न किसी रूप में हर कोई एफआईआर के बारे में सुनता है और कई लोग तो अपने जीवन में एफआईआर का सामना भी करते हैं। बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, डिमांड्स उठती हैं कि एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुई और एफआईआर वापस क्यों नहीं ली गई। आखिर ऐसा क्या है इस एफआईआर में कि एक एफआईआर का रजिस्टर होना इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या एफआईआर का मतलब अरेस्ट है? क्या एफआईआर का मतलब है व्यक्ति गिल्टी है? और आखिर एफआईआर रजिस्टर होने के बाद आगे क्या होता है? आज हम इसी पूरी जर्नी को समझेंगे और एक एफआईआर रजिस्टर होने से लेकर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग तक पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। हेलो, आई एम दिवाकर हरित एंड लेट्स लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एफआईआर आखिर होती क्या है? एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन सिर्फ इसका फुल फॉर्म जानना काफी नहीं है। असल में एफआईआर का रोल क्या है ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब पुलिस को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो लॉ के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे एफआईआर के फॉर्म में रजिस्टर किया जाता है। आज के समय हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, उसका सेक्शन 173 एफआईआर के बारे में बात करता है और हमें एफआईआर का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफआईआर किसी व्यक्ति को गिल्टी डिक्लेयर नहीं करती। एफआईआर कन्विक्शन भी नहीं है। एफआईआर सिर्फ क्रिमिनल लॉ को प्रोसेस में लाने की शुरुआत है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है तो इसका मतलब यह है कि पुलिस के सामने कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन आई है और अब उस इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, कि किसकी क्या भूमिका है, एक्चुअली क्राइम हुआ है या नहीं, ये सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएगा। अब मान लेते हैं कि एक एफआईआर रजिस्टर हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। यहीं से पुलिस उस इंफॉर्मेशन, उस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। विटनेसेस से पूछताछ की जाती है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं और डिजिटल एविडेंस एग्जामिन किया जा सकता है। रेलेवेंट प्लेसेस को इंस्पेक्ट किया जा सकता है और लॉ के अकॉर्डिंग दूसरे इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। लेकिन इस पूरे स्टेज को समझने के लिए एक बहुत सिंपल डिस्टिंक्शन याद रखिए। एफआईआर में एलिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस को खोजा और कलेक्ट किया जाता है और एविडेंस के बेसिस पर केस आगे बढ़ता है। इसलिए किसी एफआईआर को पढ़कर उसी समय पर यह कंक्लूड कर देना कि क्राइम प्रूव हो गया है और सामने वाला पर्सन गिल्टी है, ये लीगली करेक्ट नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर जो एफआईआर के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है कि एफआईआर हो गई, अब अरेस्ट कब होगा? क्या जरूरी है हर बार एफआईआर के साथ अरेस्ट हो? नॉट नेसेसरीली। सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस को अक्यूज को इमीडिएटली अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अरेस्ट का अपना अलग लीगल फ्रेमवर्क है। बीएनएसएस का सेक्शन 35 अरेस्ट विदाउट वारंट से रिलेटेड पावर्स और कंडीशंस प्रोवाइड करता है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रीसेंट लीगल डेवलपमेंट भी है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई के केस में सेक्शन 35 के एप्लीकेशंस को क्लैरिफाई किया है। कोर्ट ने यह एम्फेसाइज किया है कि अप टू 7 इयर्स इंप्रिजनमेंट के जो ऑफेंसेस हैं वहां पर स्टेट्यूटरी कंडीशंस को देखते हुए अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। लेकिन सेक्शन 35 क्लॉज 3 के अंडर नोटिस का मैकेनिज्म रूल मैंडेटरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट हो ही नहीं सकता। अगर लॉ में प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है और अरेस्ट लीगली नेसेसरी है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसलिए एक बहुत सिंपल बात याद रखिए, एफआईआर रजिस्टर होना, अरेस्ट होना दोनों अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं है। अब मान लीजिए कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अरेस्ट एक्चुअली हो गई है। अब अक्यूज के साथ क्या होता है? और यहां लॉ कुछ इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले अरेस्टेड पर्सन को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा।
एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस में उसे राइट टू बेल के बारे में भी बताया जाना चाहिए। अरेस्ट के बारे में उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड या कोई भी एक नॉमिनेटेड पर्सन को इंफॉर्मेशन देने का फ्रेमवर्क भी बीएनएसएस में दिया गया है। और बीएनएसएस का सेक्शन 38 अरेस्टेड पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी चॉइस के एक एडवोकेट से मिलने और एडवाइस लेने का राइट भी रिकॉग्नाइज करता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि एडवोकेट पूरे इंटेरोगेशन के दौरान कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहेगा। अब एक और बात आपने बहुत बार सुनी होगी, पुलिस किसी व्यक्ति को 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रख सकती, लेकिन इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझना जरूरी है। 24 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि पुलिस को पूरी कार्रवाई, पूरी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करनी होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं होती है तो बीएनएसएस का सेक्शन 187 एप्लीकेबल होता है, जहां अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और आगे के डिटेंशन के लिए जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। यानी 24 आवर्स के बाद मामला खत्म नहीं होता, बल्कि जुडिशियल ओवरसाइट शुरू होती है। अब पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन की, एविडेंस कलेक्ट किया, विटनेसेस एग्जामिन किए, तो आखिर इन्वेस्टिगेशन का एंड कैसे होता है? तो इन्वेस्टिगेशन को इवेंचुअली कंक्लूजन तक पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो लॉ उसे अलग सिचुएशन की तरह डील करता है, लेकिन अगर पुलिस को एविडेंस सफिशिएंट लगता है तो केस को मजिस्ट्रेट के सामने भेजने की प्रोसेस शुरू की जाती है। बीएनएसएस का सेक्शन 193 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस रिपोर्ट के फ्रेमवर्क को डील करता है। लेकिन यहां भी एक डिस्टिंक्शन है, पुलिस रिपोर्ट और कन्विक्शन दोनों एक चीज नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कोर्ट के सामने रखती है और फाइनल जुडिशियल डिटर्मिनेशन कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो अब तक हमने जो समझा उसे एक सिंपल फ्लो में देखते हैं। सबसे पहले एक एफआईआर रजिस्टर होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन, एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी, कोर्ट जो है उस पुलिस रिपोर्ट को कंसिडर करेगा और फाइनली एक एडजुडिकेशन करके जुडिशियल डिसीजन तक पहुंचेगा। यानी एफआईआर क्रिमिनल प्रोसेस का बिगिनिंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन एफआईआर खुद फाइनल रिजल्ट नहीं है। और शायद यही एफआईआर को लेकर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अब वापस आते हैं अपने उस सवाल पर जिससे हमने ये वीडियो शुरू किया था। क्या एफआईआर होने का मतलब पर्सन गिल्टी है? तो आंसर इज नो। एफआईआर एक एलिगेशन है जो क्रिमिनल प्रोसेस को शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस को एग्जामिन करती है, पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखती है और अल्टीमेटली गिल्ट या इनोसेंस का डिटर्मिनेशन जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा किया जाता है और यह काम जुडिशरी का होता है। इसीलिए एफआईआर होना सीरियस मैटर है, लेकिन एफआईआर के बेसिस पर किसी पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर कर देना उतना ही गलत है। शायद इसीलिए एफआईआर को सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट कहना काफी नहीं है। एक एफआईआर किसी व्यक्ति की लाइफ में इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और कई बार तो ईयर्स लॉन्ग लिटिगेशन तक का रास्ता खोल देती है। इसलिए एफआईआर रजिस्टर होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एफआईआर के बाद क्या होता है उसे जानना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस में बिगिनिंग और कंक्लूजन के बीच एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपसे कहे कि एफआईआर हो गई है, इसका मतलब वो पर्सन गिल्टी है, रिमेंबर they are confusing the beginning of the criminal case with the end of the one. I am Divakar Harit and this is what it means to look beyond the obvious. लेकिन अभी रुकिए, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। एफआईआर का मतलब ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं है, तो पुलिस एक्चुअली बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है? क्या पुलिस किसी को सिर्फ शक के आधार पर अरेस्ट कर सकती है? और सेक्शन 35 बीएनएसएस में आखिर ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट को 2026 में स्पेसिफिकली पूरा क्लैरिफाई करना पड़ा? उन सारे सवालों को हम डिकोड करेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।